दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फ्लैट लाइनर्स के सेकंड पार्ट को। पिछली वीडियो में हमने देखा कि चारों दोस्त सक्सेसफुली फ्लैट लाइनिंग करने के बाद एक रेव पार्टी में एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर ये सब लोग खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी कोर्टनी की नज़र एक छोटी लड़की पर पड़ती है जो उसे उसकी छोटी बहन जैसी लगती है। वह उसे फॉलो करते हुए उसके पीछे जाती है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर ही वह लड़की गायब हो जाती है। तभी वह देखती है कि वहाँ दिन निकल आया है और वह उस जगह पर बिल्कुल अकेली है। तभी उसके सामने उसे उसकी 9 साल पुरानी एक्सीडेंटेड कार दिखती है। जब वह कार की विंडो से अंदर झांक कर देखती है तो उसे उसकी बहन की पानी में तैरती हुई डेड बॉडी नजर आती है, जिससे वह बहुत बुरे तरीके से डर जाती है और वह अपने आसपास वापस से अपने दोस्तों को पार्टी करते हुए देखती है। फ्लैट लाइनिंग में जाने की वजह से सोफिया के अंदर एक अलग ही लेवल की हिम्मत और कॉन्फिडेंस आ गया था। इसलिए घर जाकर वह अपनी माँ को बोलती है कि आज के बाद वह उसके साथ नहीं रहेगी। वह पूरे 25 वर्ष की हो गई है और अब वह अलग रहकर ही अपनी शर्तों पर जिंदगी जिएगी। यह सुनकर उसकी माँ के होश उड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रे मार्लो को घर छोड़ने आता है। यहाँ पर मार्लो रे से कहती है कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है जो काफी समय से मुझे परेशान कर रही है। वह रे को बताती है कि एक दिन साइरस नाम के पेशेंट को हॉस्पिटल में लाया गया था। उसे जेलीफिश ने डंक मारा था, लेकिन मैं उसे नहीं बचा सकी। सबको लगा कि उसकी मौत जेलीफिश के जहर की वजह से हुई थी, लेकिन उसकी मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। उस दिन मैं पिछले 36 घंटे से काम पर थी, इसलिए मैं उसे पूछना ही भूल गई कि कहीं उसने पहले से कोई मेडिसिन तो नहीं ले रखी है। लेकिन उसने बीपी की मेडिसिन ले रखी थी। बिना ये सब जाने ही मैंने उसे एंटीडोट दे दिया जो उसकी बॉडी में रिएक्ट कर गया और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। यह सुनकर रे उसे दिलासा देता है और कहता है कि तुमने जानबूझकर उसे नहीं मारा था, तुमसे बस एक गलती हुई थी और गलती हर किसी से हो सकती है। यह सुनकर मार्लो को थोड़ा बेटर फील होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेमी अपनी बोट में आता है। दरअसल यह बोट ही उसका घर है। तभी उसे अपने बिस्तर पर वही लड़की रोते हुए दिखाई देती है जो फ्लैट लाइनिंग में उसकी बाइक के पीछे बैठी हुई थी और फिर वह अचानक से गायब हो जाती है। इसके बाद उसे एक बॉक्स के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह बॉक्स को खोलकर देखता है, वहाँ एक बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ था। जैसे ही वह कपड़े को हटाता है तो वहाँ पर उसे कोई बच्चा नहीं नजर आता। तभी उसके पास कोर्टनी का कॉल आता है। वह उससे कहती है कि जब हम पार्टी कर रहे थे तो मैंने वहाँ पर अपनी बहन को देखा था जिसकी 9 साल पहले ही कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तुम प्लीज जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। जेमी तुरंत ही कोर्टनी के घर के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोर्टनी अपने घर में एंटर करती है। तभी उसे अपने बेडरूम से आवाज आती है। वह देखती है कि उसके बेडरूम में रखा हुआ रेडियो चालू हो गया था। वह उसे बंद कर देती है और अपने घर की गैलरी में बैठकर एक वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। वह कहती है कि 9 साल पहले मेरी गलती की वजह से मेरी बहन की डेथ हुई थी। अगर उस दिन मैं ड्राइव करते टाइम फोन यूज नहीं करती तो वह आज जिंदा होती और फ्लैट लाइनिंग भी मैंने इसी वजह से की थी। वह यह सब रिकॉर्ड कर ही रही थी कि वह अपने बेडरूम के पास गैलरी में हल्की सी रोशनी देखती है। जब वह वहां जाकर देखती है तो वह पाती है कि वह रेडियो फिर से ऑन हो गया था। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो ड्राइंग बना रही थी। दरअसल वह उसकी छोटी बहन टेसा थी। वह कोर्टनी की तरफ गुस्से से देखती है, जिससे कोर्टनी डरकर वहां से भागने लगती है। लेकिन टेसा हर बार उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, इसलिए वह बालकनी की विंडो को खोलकर बिल्डिंग के पीछे वाली सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। लेकिन टेसा वहां पर भी उसके सामने आ जाती है और उसे ऊपर से ही धक्का दे देती है, जिससे कोर्टनी नीचे गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। कोर्टनी की मौत से सभी को गहरा सदमा लगता है। किसी को नहीं पता था कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई। उनका प्रोफेसर उनसे कहता है कि कोई भी अगर ऐसी बात है जो तुम उसे छिपा रहे हो तो मुझे बता दो, लेकिन उसके इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता है। रे जेमी से कहता है कि तुम तो वहीं थे, तुम्हें तो पता होगा। जेमी कहता है कि मैं वहां गया जरूर था, लेकिन जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो मैं वापस आ गया था। रे कहता है कि अब उसकी मौत की तहकीकात होगी और हम सब पकड़े जाएंगे, क्योंकि उसके फ़ोन में उस रिसर्च से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होगी। हमें किसी भी हाल में उसके फ़ोन को ढूंढना होगा। जेमी कोर्टनी के घर से मार्लो को कॉल करता है और कहता है कि यहाँ पर उसका कंप्यूटर और कुछ नोट्स मिले हैं, लेकिन उसका फ़ोन नहीं है। तुम हॉस्पिटल की मोर्चरी में जाकर चेक करो, वहाँ उसके बाकी के सामान के साथ फ़ोन भी रखा होगा। मार्लो मोर्चरी में जाकर चेक करती है और उसे फ़ोन मिल जाता है। तभी उसे दीवार पर एक बार फिर से खून से मर्डरर लिखा हुआ दिखाई देता है, जिससे वह बुरे तरीके से घबरा जाती है। तभी वहाँ की सभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और एक बार फिर से उसका सामना साइरस से होता है, जिसकी डेथ उसकी गलती की वजह से हुई थी।
अगले सीन में हम जेमी को देखते हैं। वह अपनी बोट में शॉवर ले रहा होता है। वह बाहर आता है और देखता है कि उसकी बोट की वॉइस कॉन्टैक्ट मशीन से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। इसके बाद उसे वह लड़की फिर से दिखाई देती है। वह घबराकर बोट से बाहर आ जाता है, लेकिन वह वहाँ भी आ जाती है। वह डरकर पीछे हटता है, जिससे वह लड़खड़ाकर पानी में गिर जाता है और जैसे ही वह किनारे पर आता है वह लड़की उसके हाथ पर चाकू से हमला कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी उस वीडियो को देख रहे होते हैं जो कोर्टनी ने अपनी मौत से पहले रिकॉर्ड की थी। उसमें वो उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ क्लियरली सुन सकते हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि उसके साथ जरूर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है। और इस घटना से ये लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि उन सब के द्वारा किए गए पाप उनके सामने आ रहे हैं और इससे बचने के लिए जो गलतियां हमने पास्ट में की हैं वो हमें एक दूसरे को बतानी होंगी। जेमी कहता है कि मैं एक अलीसा नाम की लड़की को जानता था और मैंने उसे प्रेग्नेंट कर दिया था। मैं उसे अबॉर्शन के लिए हॉस्पिटल लेकर गया था, लेकिन मैं वहाँ इतना डर गया था कि मैं उसे वहीं छोड़कर आ गया था। मार्लो पूछती है कि क्या यह वही लड़की है जिसे तुमने फ्लैटलाइनिंग में देखा था। जेमी कहता है कि अगर इतना ही होता तो कोई बात नहीं थी। वो मेरे घर में आकर मुझे डरा रही है। वह अपना हाथ सबको दिखाता है जिस पर अलीसा ने चाकू मारा था। यह देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। मार्लो कहती है तुम्हें अलीसा की आत्मा डरा रही है, जबकि वह तो जिंदा है। इस पर जेमी कहता है यह शायद कोई शैतान है जिसका दरवाजा हमने फ्लैट लाइनिंग में जाकर खोल दिया है और अब वह हमारे पापों को हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद सोफिया बताती है कि स्कूल टाइम में आयरीना नाम की एक लड़की थी। मैंने उसके फ़ोन को हैक करके उसके न्यूड फोटोज़ को इंटरनेट पर वायरल कर दिया था, क्योंकि वह हर एग्ज़ाम में मुझसे ज़्यादा स्कोर करती थी और यह बात मुझे आज भी परेशान करती है। मार्लो कहती है कि हमें जल्द ही इस बारे में कुछ करना होगा, वरना जिसने कोर्टनी को मारा है वह हमें भी मार देगा। अगले सीन में हम सोफिया को लेक्चर अटेंड करते हुए देखते हैं, लेकिन यहाँ पर उसके दिमाग में अजीब से ख्याल आने लगते हैं, इसलिए वह लेक्चर रूम से बाहर कॉरिडोर में आ जाती है। लेकिन वह कॉरिडोर बिल्कुल सुनसान होता है। सोफिया को डर लगने लगता है। तभी हमें उसके पीछे से कोई लिफ्ट की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। वह उस कॉरिडोर से निकलने के लिए लिफ्ट में आ जाती है, लेकिन लिफ्ट के बटन काम नहीं कर रहे थे। तभी उसकी नज़र ऊपर की तरफ जाती है। वह देखती है कि लिफ्ट की सीलिंग गायब है, जिससे वह और भी ज़्यादा डर जाती है। इसलिए वह लिफ्ट से बाहर आने को होती है, लेकिन इससे पहले ही लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो जाता है और लिफ्ट तेज़ी से ऊपर जाने लगती है। वह लिफ्ट को रोकने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन लिफ्ट का कोई भी बटन काम नहीं कर रहा था। तभी अचानक से लिफ्ट रुक जाती है और लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है। वह अपने सामने उसी क्लासरूम को देखती है जहाँ पर उसने आयरीना की फ़ोटोज़ को वायरल किया था। यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। इसके बाद लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने लगता है। तभी अचानक से आयरीना उसके सामने आ जाती है। वह डरकर पीछे हटती है और वह अपने आप को फिर से लिफ्ट से बाहर कॉरिडोर में पाती है, लेकिन इस बार कॉरिडोर में काफ़ी चहल पहल थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्लो अपने घर आती है, लेकिन वह देखती है कि उसके घर के दरवाजे के पास रे बैठा हुआ था और उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। मार्लो के आते ही रे मार्लो से कहता है कि आज मैंने साइरस की ऑटोप्सी रिपोर्ट पढ़ी और मुझे पता चला कि वो ओरिजिनल रिपोर्ट नहीं थी, रिपोर्ट्स को बदला गया था। क्या ये रिपोर्ट्स तुमने बदली थी? इस पर मार्लो कहती है हाँ, मैंने ही रिपोर्ट्स को बदला था, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरा करियर बर्बाद हो जाता और वो लोग मुझे कॉलेज से निकाल देते। रे कहता है कि ये बात तुम्हें किसी को बतानी होगी। मार्लो कहती है लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया है। इस पर रे कहता है मुझे नहीं, कॉलेज के डीन को बतानी होगी। मार्लो कहती है मुझे तुम्हारे साथ अच्छा महसूस होने ही लगा था, लेकिन तुम ही सब कुछ बर्बाद करना चाहते हो। मैं एक टॉप कॉलेज से निकलकर एक टॉप डॉक्टर बनने वाली हूँ और तुम चाहते हो कि मैं ऑटोप्सी रिपोर्ट्स के बारे में डीन को बता। इससे साइरस तो वापस नहीं आ पाएगा, लेकिन मेरा करियर जरूर बर्बाद हो जाएगा। रे कहता है वही तो बात है, तुम्हारा करियर। अगर सच कहूँ, यदि तुम ऑटोप्सी रिपोर्ट्स को बदलने की हिम्मत रखती हो तो तुम्हें डॉक्टर बनना ही नहीं चाहिए। इतना कहकर रे वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सोफिया जेमी के साथ आयरीना के वर्क प्लेस पर उससे मिलने आती है। जब आयरीना वहाँ आती है तो सोफिया आयरीना से कहती है कि मेरा नाम सोफिया है, मैं हाई स्कूल में तुम्हारे साथ पढ़ती थी। दरअसल मैं तुम्हें यहाँ पर यह बताने आई हूँ कि वो मैं ही थी जिसने तुम्हारी न्यूड फोटोज को पूरी क्लास में वायरल किया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। इस पर आयरीना कहती है कि उसकी जरूरत नहीं है, मैं वो सब भूल चुकी हूँ, लेकिन उसकी आंखों में वो दर्द साफ झलक रहा था। सोफिया कहती है यह बहुत जरूरी है, प्लीज मुझे माफ कर दो।
आयरीना कुछ देर तक सोचती है और फिर उसे माफ कर देती है। सोफिया बहुत खुश नजर आती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल पर से जो बोझ सालों से था वह उतर गया था। इसके बाद जेमी मार्लो को कॉल करके कहता है कि हम उनको ढूंढ रहे हैं जिनके साथ हमने गलत किया था और उनसे माफ़ी मांग रहे हैं। तुम भी उसे ढूंढो जिसके साथ तुमने गलत किया, शायद इससे बात बन जाए। वैसे भी हमारे पास अब खोने को कुछ नहीं बचा है। इसके बाद जेमी अलीसा से मिलता है। अलीसा के साथ एक छोटा बच्चा भी होता है। जेमी समझ जाता है कि ये उसी का बच्चा है। अलीसा ने जेमी के चले जाने के बाद अबॉर्शन नहीं करवाया था। अलीसा कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो जेमी। इस पर जेमी कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया था और मैं चीज़ों को सुधारने आया हूँ। इसके बाद हम मार्लो को उसके बेडरूम में देखते हैं। वह अचानक से फ्लैट लाइनिंग वाले रूम में पहुँच जाती है जहाँ पर उसने साइरस की डेड बॉडी को देखा था। साइरस की बॉडी को देखकर वह डर जाती है और अपने आप को एक बार फिर से अपने बेडरूम में पाती है। अगली सुबह वह अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल जा रही होती है। तभी साइरस पीछे से आकर उसके चेहरे पर पॉलीथीन डाल देता है जिससे उसका दम घुटने लगता है और उससे कार अनकंट्रोल्ड हो जाती है। तभी साइरस गायब हो जाता है। इसके बाद रे के फोन पर मार्लो का मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि मैं ये सब रोकना चाहती हूँ, मुझे माफ कर देना। मैसेज को देखकर रे तुरंत समझ जाता है कि मार्लो क्या करने वाली है। वह तुरंत ही जेमी और सोफिया को कॉल करता है और उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल के बेसमेंट में आने के लिए कहता है। सोफिया और रे बेसमेंट में पहुंचते हैं और जैसा कि रे ने सोचा था, मार्लो फ्लैट लाइनिंग में जा चुकी थी। सोफिया कंप्यूटर का डेटा चेक करके बताती है कि इसको फ्लैट लाइनिंग में गए हुए 4 मिनट से ज़्यादा हो गया है। रे तुरंत ही इमरजेंसी सीपीआर की प्रोसेस को शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ मार्लो उसी कमरे में पहुंच जाती है जहां पर उसने साइरस की डेड बॉडी को देखा था। वह साइरस की डेड बॉडी के पास जाकर कहती है, साइरस प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन साइरस उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ उसके दोस्त उसको बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे होते हैं। अब मार्लो हॉस्पिटल के एक वार्ड में पहुंच जाती है। तभी वह अचानक से उछलकर दीवार से जा टकराती है। फिर एक अदृश्य ताकत उसके सिर को वहां रखे बाथ टब में डुबो देती है। इसके बाद वह ताकत उसे अपनी तरफ खींचने लगती है। वह बचने का हर संभव प्रयास करती है। तभी उसे कोर्टनी की आवाज सुनाई देती है। कोर्टनी उससे कहती है कि तुम्हें खुद को माफ करना होगा, तुम्हें अपने दिल से वो पाप का बोझ उतारना होगा। इसके बाद उसकी हार्ट बीट आ जाती है और उसे होश आ जाता है। सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। जेमी रे से कहता है कि मुझे वह लड़की मिल गई, उसका एक बेटा भी है और अब मैं उन्हीं के साथ रहूंगा और अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। इसके बाद मार्लो कॉलेज के डीन को ऑटोप्सी रिपोर्ट्स के बारे में बता देती है। इसके बाद रे और मार्लो एक ब्रिज पर मिलते हैं। मार्लो अपने साथ उस लैपटॉप को लेकर आई थी जिसमें उनके फ्लैट लाइनिंग की रिकॉर्डिंग्स थी। वह उस लैपटॉप को नीचे पानी में गिरा देती है और कहती है कि अब इस बारे में सिर्फ कोर्टनी जानती है। इसके बाद ये सभी एक बार में मिलते हैं और कोर्टनी को मिस करते हुए उसके नाम का एक जाम लेते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।